मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहूँगी आपको नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलाम। नया दिन है, नई सुबह है, नया अज़्म है, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं आप लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए स्पेशली दुआएं हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करें, वो किसी भी लिहाज से हो सकते हैं। अच्छा जी, कभी कभी आपको इसलिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि आपका जो अंदाज़े गुफ्तगू होता है, जो अल्फाज का चुनाव होता है, वो ऐसा होता है कि आप उसकी वजह से किसी मुश्किल में फंस जाते हैं। लिहाजा आज की जो मैं अच्छी बात आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो इसी पर ही मबनी है कि अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। जब भी आप बात करें, जब भी आप किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो आपके जो अल्फाज होते हैं वो आपके ख़ानदान, आपके मिजाज और आपकी तरबियत का पता देते हैं कि आपका ब्रॉटअप कैसा है, आपकी फैमिली कैसी है, आपकी ग्रूमिंग कैसी हुई है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं जिसमें लोगों को पर्सनली क्रिटिसाइज़ किया जाता है और बहुत ही ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है जो नासेबा ज़ुबान होती है, जो कि इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब आप किसी भी जगह पर कोई कमेंट लिखते हैं या कोई भी तहरीर शेयर करते हैं तो वो पता चलता है उससे कि आपकी सोच क्या है, और जो आपकी सोच होती है ना वो बहुत ज़्यादा उस वक्त डेवलप होती है आपके माहौल की वजह से कि आपका माहौल कैसा है। वो फिर आपके घर का माहौल हो सकता है, आपकी गैदरिंग हो सकती है, लेकिन आपकी जो तरबियत है, आपका जो ब्रॉटअप है, आपकी जो ग्रूमिंग है, सबसे ज़्यादा मेन किरदार वही अदा करते हैं। अगर आपका ब्रॉटअप, वैसे तो हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छा ब्रॉटअप दें, उसकी अच्छी ग्रूमिंग करें, लेकिन कभी कभी कहीं गफलत हो जाती है लाड प्यार में और फिर बच्चे का वो ब्रॉटअप और ग्रूमिंग नहीं हो पाती, जिसका नुकसान बाद में वालिदैन को इस सूरत में उठाना पड़ता है कि बच्चा या बच्ची कहीं पर भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वालिदैन शर्मिंदा हो जाते हैं। अच्छा जी, मैं आपको लेके जाऊंगी डेनमार्क। घर में बैठे हैं जो लोग, वो आज घर में बैठे बैठे डेनमार्क की सैर करेंगे मेरे हमरा। ख्वाबों की वो सरजमीन है जहाँ के लोग अपनी ईमानदारी और खुश मिजाजी की वजह से पहचाने जाते हैं। डेनिश हुकूमत ने अपने मुल्क अवाम की खुशहाली और मुस्तकबिल के चैलेंज से निपटने के लिए ऐसे मंसूबे शुरू किए जिसका फ़ायदा डेनमार्क एक ऐसे वक्त में उठा रहा है जब दीगर ममालिक तवानाई और माहौलियाती आलूगी के चैलेंजेस की वजह से मुश्किलात का शिकार हो गई हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में किस तरह से तवानाई और माहौलियाती आलूगी, क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। हम तो खुद इस चीज़ हमने देखा पाकिस्तान में, और मुदस्सिर जो हैं वो वहाँ की सड़कों पर हमें साइकिल चलाते हुए अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब आपने देखा होगा, तो ज़रा मुदस्सिर से ही हम जानते हैं, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, वो अपनी रिपोर्ट में हमें बताएंगे कि कैसा है डेनमार्क, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो ज़रा मुदस्सिर हमें सैर करवा दें। डेनमार्क का शुमार इन खुशहाल तरीन ममालिक में होता है जिसके मिलनसार लोग अपनी ईमानदारी, खुश मिजाजी और माहौल दोस्त तबीयत की वजह से दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। 58 लाख से ज़ायद आबादी वाला डेनमार्क स्कैंडिनेवियन ममालिक में शामिल है, जहां दुनिया भर से सयाह यहाँ के आर्किटेक्ट और माहौलियाती आलूदगी से पाक और फिजा मुकामात की सैर करने आते हैं। कहते हैं खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बिल्कुल, डेनमार्क में हर चेहरा मुस्कुराता है और यहाँ हर घर में खुशहाली बसती है। चंद दिनों में इस शहर का जादू मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा है। ये जादू का मंत्र क्या है, आइए आपको बताते हैं। डेनिश शहरियों के चेहरे से छलकती खुशहाली डेनमार्क की मजबूत मईशत की वजह से है। डेनमार्क के हेड ऑफ प्रेस रिलेशंस मैग्नस हॉर्बर्ग कहते हैं कि डेनमार्क ने खुशहाली का ये सफ़र चंद महीनों या सालों में तय नहीं किया, बल्कि ये कई दिहाइयों की मेहनत का फल है। डेनमार्क में तब्दीली की शुरुआत 1970 की इब्तिदा में हुई। आप कह सकते हैं 5 दिहाई बाद हम इससे बाहर आ पाए, क्योंकि हम कई साल से ये कर रहे हैं, और इसकी वजह तवानाई बहरान से कीमतों का बढ़ जाना था जिसमें यहाँ के अवाम धंस गए। तो हमने ये तमाम पॉलिसीज करवाई और दोबारा काबिल इस्तेमाल एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी शुरू कर दी, बिलखुसूस विंड इंडस्ट्री में। डेनमार्क के 60% रकबे पर ज़राई अजनास काश्त की जाती हैं, जबकि सयाहत का शोबा डेनमार्क को सालाना 125 अरब डॉलर तक कमा कर देता है।
टूरिज्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ की बड़ी वजह डेनमार्क के माहौलियाती आलूदगी से पाक सियाहती मुकामात हैं। डेनमार्क ने 1970 की दिहाई में पैदा होने वाले तेल बहरान के बाद तवानाई के शोबे में खुद कफील होने का तहिया कर लिया था। इसके लिए नॉन रीन्यूएबल से रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने का फैसला किया गया। डेनमार्क ने अपनी पहली विंड टरबाइन 1973 में लगाई थी, जिसकी औसतन पैदावार 900 किलोवाट थी, जबकि डेनमार्क सूरज, हवा और पानी से तवानाई हासिल करके कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज में कमी लाने के मंसूबों पर तेजी से काम कर रहा है। गुज़िश्ता 20 साल से डेनिश एनर्जी एजेंसी से वाबस्ता नदीम नवाज कहते हैं कि डेनमार्क इस वक्त अपनी तवानाई का 60% रीन्यूएबल एनर्जी से हासिल कर रहा है, जबकि 2050 तक डेनमार्क में कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज 0 हो जाएगा। इसमें तकरीबन 2030 में जो हमारी जो है बिजली है यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 100% रिन्यूएबल हो जाएगी। इस वक्त तकरीबन 50% है, तो 8 साल में 100% हो जाएगी। इसके अलावा 2050 में यानी हम क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी हम ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं करेंगे फ्रॉम ए नेट ज़ीरो पर्सपेक्टिव। इसका ये मतलब है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट है, हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो एनर्जी सेक्टर्स हैं, बिल्डिंग सेक्टर्स हैं, वो सारे कार्बन न्यूट्रल होंगे फ्रॉम ए नेट पर्सपेक्टिव। जीरो कार्बन डाइऑक्साइड के इस मिशन में डेनमार्क के शहरी अपनी हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल पर सफर डेनमार्क में किया जाता है और इसी निस्बत से कोपेनहेगन साइकिलों का शहर कहलाता है। साइकिल की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इससे जुड़ी दिलचस्प मालूमात आने वाली रिपोर्ट्स में हम आपको दिखाएंगे। सेहतमंद रहने के लिए डेनमार्क के शहरी बाकायदगी से वर्जिश और केमिकल से पाक ताज़ा और ऑर्गेनिक ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। माहौल को तरोताज़ा रखने के लिए मुल्क भर में दरख्तों और पौधों की बहुतात है, जिनकी आबशारी बारिश के पानी से जादुई तरीके से की जाती है। डेनमार्क में पानी की एक बूंद को भी ज़ाया नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ बेहतरीन निज़ाम है सेवरेज का। पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा बारिशें होती हैं और पानी किस कदर ज़ाया होता है, हम उसे स्टोर नहीं कर पाते। तो बारिश की एक एक बूंद को बचाने के लिए यहाँ सीवरेज का जो सिस्टम बनाया गया है वो ये है कि जगह जगह डक्ट्स बनाई गई हैं और इतनी खूबसूरत डक्ट्स हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि इसके नीचे पानी की पूरी पूरी लाइन्स का नेटवर्क बिछा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि एक होल है, इस होल में पानी जमा होता है और ये पानी सीधा दरख्तों के साथ जाके कनेक्ट होता है। ये लाइंस कनेक्ट होती है और उनकी जड़ों को पानी मिलता है और ये दरख्त फलते फूलते हैं और सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। डेनमार्क की इमारतों का आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपनी मिसाल आप है, जिन पर मोबाइल फिल्टर से एडिट किए गए हसीन मनाजिर का गुमान होता है। आप पाकिस्तान में जब हों और आपको बिजली के पोल्स नज़र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जगह जगह बिजली के मीटर्स नज़र आते हैं और तारों का एक जंजाल पूरा नज़र आता है। इन तारों में पतंगों की जो डोर है वो भी आपको उलझी हुई नज़र आती है और आपने देखा होगा कि बहुत से परिंदे भी इन तारों में फंस कर मर जाते हैं और बहुत सारी नंगी तारें इंसानों की जान भी ले लेती हैं। मैंने डेनमार्क में यहाँ बहुत से मीटर्स की तलाश की बिजली के, लेकिन मुझे एक बिजली का मीटर भी नज़र नहीं आया। इसके अलावा मुझे ओवरहेड यानी जो 11 kV की वायर्स हैं, उसके अलावा दूसरी डोमेस्टिक बिजली के कनेक्शंस की वायर्स हैं, वो यहाँ पर नज़र नहीं आई। तो ये इतना हिडन सिस्टम है, इतना बेहतरीन सिस्टम है कि आप तलाश भी करेंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। डेनमार्क की हुकूमत ने न सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर काम किया है, बल्कि इंटरनल एनवायरनमेंट पर भी खुसूसी तवज्जो दी है, जिसका मुंह बोलता सबूत सड़क किनारे नाबीना अफराद के लिए बनाया गया ट्रैक है, ताकि खुशहाली के इस सफ़र में वो भी पीछे न रह जाएं।
मैं जब डेनमार्क में आया तो एक चीज़ का इंकशाफ हुआ। ये जिसे मैं स्पीड ब्रेकर समझता था, ये स्पीड ब्रेकर्स नहीं है। पाकिस्तान में जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं और गाड़ियों के टायर बर्बाद कर देते हैं, ये एक पूरा नेटवर्क बिछाया गया है पूरे डेनमार्क में नाबीना अफराद के लिए। नाबीना अफराद इसको फॉलो करते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इस फैसिलिटी के लिए डेनमार्क ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, जबकि मैंने जिस दिन से मैं आया हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर नाबीना अफराद को नहीं देखा, लेकिन फिर भी इस शहर में नाबीना अफराद के लिए ये सहूलत मौजूद है। डेनमार्क को बतौर एक फलाही रियासत पेश किया जा सकता है, जिसके शहरियों का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में होता है। डैनिश शहरी अपनी आमदनी पर तकरीबन 40% से ज्यादा टैक्स अदा करते हैं, जिसके बदले में हुकूमत अपने शहरियों को साफ माहौल, सेहत, तालीम, तवानाई और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने की जिम्मेदारी लेती है। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को हर अच्छे मकसद के लिए यकजा होने की ज़रूरत है और तरक्की याफ्ता अक़वाम से सीखने की भी ज़रूरत है। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कोपेनहेगन। ज़बरदस्त रिपोर्ट मुदस्सिर ने बनाई, गए वहाँ पर हमें सैर करवाई। सैर करवाने का मकसद ये है कि हम जानें कि देखें कितना मुख्तलिफ है वहाँ का माहौल, वहाँ के शहरियों का मिजाज हमारे लोगों से, जो कि हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। इस हवाले से हम आपको दीगर रिपोर्ट्स पे दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि उनका रहन सहन किस तरह से उनकी तरक्की का बायस है। जिस्मानी नशोनुमा से गुजरते बच्चों को हर कुछ घंटे के बाद भूख लग जाती है, लेकिन मेरे बच्चे को तो भूख ही नहीं लगती, उसके पीछे भागती रहती, कुछ खा लो, वो नहीं खाता। मुझ समेत बहुत सारी माओं का ये मसला है कि बच्चे खाना नहीं खाते। फिर एक मसला ये आता है कि जब स्कूल टाइम होता है ना बच्चों का, तो हम उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या दें, उनके लंच बॉक्स में क्या रखें, फिर उन्हें डिनर में क्या दें और शाम के टाइम मंचिंग में उन्हें क्या दें, क्योंकि ज़ाहिर है हमें बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलानी चाहिए जिसकी वजह से वो थोड़े फिट भी हों। और चूँकि बच्चों का खेलने का ज़्यादा काम होता है जी, खेल कूद कर रहे होते हैं, फिर उनका दिमाग भी लग रहा होता है पढ़ाई में, नई नई चीज़ें भी सीख रहे होते हैं, तो उनका इनटेक है वो ऐसा होना चाहिए कि वो फुल ऑफ एनर्जी हो, कि हम ये कहें कि जी अच्छा हमारे बच्चे ने प्रोटीन भी लिया है अपनी डाइट में, हमारे बच्चे ने आयरन भी लिया है, और हमारा बच्चा जो है वेजिटेबल्स भी बड़े शौक से खा रहा है, फ्रूट्स भी खा रहा है। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा नहीं करते। शायद उनका ध्यान ज़्यादातर बर्गर्स की तरफ होता है, पिज़्ज़ा की तरफ होता है, चॉकलेट्स की तरफ होता है, स्नैक्स की तरफ होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा गफलत कहीं ना कहीं माओं की होती है, क्योंकि वो बच्चे को वो दे देती हैं अगर बच्चा ज़िद करता है तो। खैर, अब इस चीज़ को हमने सही कैसे करना है, डॉक्टर आयशा अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, हैप्पी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई मेरा तो बच्चा कुछ नहीं खाता, लेकिन वो अभी 9 महीने का है, मुझे अभी से टेंशन हो जाती है कि भाई इसने पूरा फीडर क्यों नहीं पिया, इसने क्यों नहीं खिचड़ी खाई। क्योंकि मेरी अम्मा मुझसे पूछती तो मैं कहती हूँ उसने थोड़ी सी खिचड़ी छोड़ दी, तो कहती हैं पूरी खिचड़ी खिलाओ इसे। क्या वजह है? बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे, अगर मैं छोटे बच्चों से स्टार्ट करूं, 1 साल का, 9 महीने का, 2 साल का बच्चा खाना नहीं खा रहे, तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को ज़बरदस्ती, वो माएँ कहते हैं ना, ठुसा ठुसा के खिलाना चाहिए या बच्चे को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ठुसा के खिलाना चाहिए। मुझे याद है जब मेरे बच्चे क्रॉल कर रहे होते थे तो मैं भी साथ में क्रॉल कर करके उनको खिला रही होती थी, है ना। बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। और आप ये देखें कि माँ को जो सुकून मिलता है, मेंटल रिलैक्सेशन मिलती है, वो उसी वक्त मिलती है जब एक पूरा खाना खत्म हो जाता है, बच्चा खाना पूरा खा लेता है। उसके बाद मुझे ज़ाहिर अपनी पढ़ाई करनी होती थी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो बस एक दफ़ा मुझे हुआ कि बच्चों ने खा लिया, फिर उसके बाद मैंने अपने जो भी घर के काम करने, अपनी स्टडीज़ करनी है कर ली। लेकिन बेसिक जो उनका उस वक्त उनको कोई पढ़ना तो नहीं होता ना, कि हमें ये कि जी उनका कल कोई एग्ज़ाम है जिसकी उन्होंने तैयारी करनी है। उस वक्त तो बेसिक फोकस यही होता है कि उनके वॉशरूम वगैरह का काम हो जाए और फूड इनटेक जो है वो बेहतरीन हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम बच्चे को किस एज से फ्रूट्स दे सकते हैं, लाइक कि जैसे कि आज अब सीजनल फ्रूट्स माशाल्लाह सब सर्दियां भी आ रही हैं और मज़े मज़े के फल होंगे, तो किस एज से बच्चे का फ्रूट का हम इनटेक शुरू करवाएं?
देखिए, जिस वक्त बच्चे को आपने ठोस ग़िज़ा देनी शुरू कर दी है और 1 थंब रूल आप फॉलो करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जब आप उसको सीरियल से स्टार्ट करते हैं और जब आप देखते हैं कि उसके डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया तो आप उसके साथ ही फ्रूट को ऐड कर देते हैं। और उसमें केला जो है वो बहुत सॉफ्ट फ्रूट्स में माना जाता है, तो आपने उसको थोड़ा सा केला मैश करके दें और वो बच्चों को बड़ा पसंद होता है। बस एक बात मैं हमेशा मदर्स को कहती हूँ कि फ्रूट्स को सबसे पहले ऐड ना किया करें। अगर बच्चे को फौरी तौर पे मिठास की आदत हो जाएगी तो वो फिर फीके चीज़ों को पसंद नहीं करेगा। तो आपने उसको सीरियल और खिचड़ी ये वाली चीज़ें दे के और उसके बाद बीच में फ्रूट देना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि 3 बड़े मील्स और 2 स्नैक्स, तो स्नैक्स के अंदर आप फ्रूट्स को रखें और 3 बड़े मील्स में मील्स को ही रखें। लाइक वो मील्स क्या होने चाहिए? वो जो मील्स होने चाहिए वो प्रॉपर मील्स होने चाहिए। लाइक फॉर इंस्टेंस जो बड़ों के होते हैं, एक ब्रेकफास्ट होगा, एक लंच होगा, एक डिनर होगा, ठीक है, और एक शाम की जैसे चाय का टाइम होता है और एक मिड मॉर्निंग होता है। तो जो बड़ों के होते हैं वही बच्चों के होते हैं। बस उनकी चीज़ें जो होंगी उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बड़ों की थोड़ी ज़्यादा होगी। बड़ों और बच्चों के मील्स का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, टाइमिंग्स वही होती हैं, बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। अच्छा, चलें, अब ये तो हो गए थोड़े से जो बच्चे क्रॉल कर रहे होते हैं ना, उनसे अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि वो बच्चे या वो बच्चियां जो कि स्कूल जा रहे होते हैं, ठीक है, अब माओ को ये टेंशन होती है कि जी इनको हमने ब्रेकफास्ट में क्या देना है। माजरत के साथ मैंने बहुत सारी माएँ ऐसी देखी हैं जो कि बिल्कुल टाइम पे उठती हैं और बच्चों को फ़ौरन से तैयार किया, दूध का एक गिलास या नहीं पिया, ओके ठीक है, बैग में जूस का डब्बा डाला और उन्हें भेज दिया। फिर उनको लंच बॉक्स में वो क्या कहते हैं, स्नैक्स से देती हैं या आपको पैसे दे देती हैं कि जी आप कैंटीन से कुछ ले लें। ये बहुत गलत अमल है मेरे नज़दीक। एक तो इस पर कॉमेंट कीजिएगा, दूसरा ये कि बच्चे जो कि स्कूल गोइंग हैं उनका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? देखिए, बच्चे जो कि स्कूल गोइंग हैं, ब्रेकफास्ट जो है वो गाड़ी की वो गियर है जिस वक्त हम गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले लगाते हैं। अगर आप गाड़ी को वार्म अप नहीं करेंगे, गियर नहीं लगाएंगे, गाड़ी काम नहीं करेगी। ब्रेकफास्ट वही रोल प्ले करता है। अगर आपने वो नहीं लगाया हुआ बच्चों के साथ सिस्टम, तो ये आप भूल जाएं कि बच्चे की परफॉर्मेंस उसके स्कूल में और स्कूल से आने के बाद अच्छी होगी। उसके बाद वो क्रैंकी भी हो जाएगा, उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, इन बच्चों की कंप्लेंट्स आती है लड़ाई झगड़े की और रिजल्ट्स की। आपने अगर 5 मिनट पहले आप उठ रहे हैं तो आप अलार्म लगा के 20 मिनट्स पहले उठ जाएं, ठीक है। उसमें आप उसको एग बॉईल करके दे सकती हैं, ऑमलेट बना के दे सकती हैं, साथ में टोस्ट पे पीनट बटर बच्चे बहुत पसंद करते हैं वो लगा दें, जैम लगा दें, चॉकलेट लगा दें, दूध का ग्लास ज़रूर दे दें और साथ में उसको एक लंच बॉक्स ज़रूर बना के दें जिसमें कुछ नट्स हों, ठीक है। बच्चों के लिए कैल्शियम और जिंक दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं उनकी नशो नुमा के लिए, जिसमें उनकी ग्रोथ भी होती है, जहनी भी, जिस्मानी भी। तो उसमें उनके कुछ चेम्बर्ड लंच बॉक्स लाना बहुत ज़रूरी है। चेम्बर्ड लंच बॉक्स का मतलब ये होता है जिसमें पार्टीशंस होते हैं, उससे माँ को भी याद रहेगा और बच्चे को भी कि वैरायटी लेके जानी है। और आजकल तो स्कूल्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो खुद ही पूरी लिस्ट दे देते हैं। उसमें से एक पार्ट में कुछ नट्स हो गए, दूसरे में फ्रूट्स हो गए। अच्छा, बच्चे की पसंद को मद्देनज़र रखें। बच्चे यूजुअली चिप्स टाइप की चीज़ और नगेट्स टाइप की चीज़ पसंद करते हैं, वो ज़रूर आप दें, ठीक है। आपने एक पार्ट में उसके थोड़े से चिप्स और नगेट्स रख दिए, लेकिन हेल्दी पार्ट ज़रूर रखें और उसमें फ्रूट्स आते हैं, नट्स आते हैं। अच्छा, जो मौसमी फ्रूट है लाइक ग्रेप्स आए हुए हैं, क्यूकम्बर्स हैं, बच्चों को कैरेट्स पसंद है। याद रखें कि जितनी भी कलर्ड चीज़ें आप बच्चों को देंगे जिनके कलर्स होते हैं रेड एंड ग्रीन और जैसे बेरीज हैं दे आर पर्पल इन कलर, इन सब के अंदर जो पिगमेंट होता है कलरफुल, वो बच्चों के ब्रेन की ग्रोथ के लिए, उनकी आईसाइट के लिए इतना अच्छा होता है कि रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि उन बच्चों को स्पेक्टिकल्स यानी कि सन ग्लासेस या आई ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, जबरदस्त। ये बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं उनके आई ग्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात है कि उनकी ब्रेन की ग्रोथ के लिए। तो कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा करें और उनको, लेकिन उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। डाइनिंग टेबल पे मैंने देखा है कि माएँ बच्चों के साथ लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, सुबह भी लड़ाई हो रही है। बच्चों के साथ आपने जो काम भी करवाना है आपने खुद करना है। कहते हैं कि इस्लाम को फैलाने के लिए कबूल करना पड़ता है। आपने नमाज बच्चे से पढ़वानी है, आपने खुद पढ़नी है। तो फ्रूट्स आपने बच्चे से, अगर आप चाहते हैं कि वो खाए तो आप खुद खाएं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब्जियां खाएं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड अगर सब्जी को पसंद ही नहीं करते तो हाउ कैन माई चिल्ड्रन हैव इट। तो हमें सब्जी खुद खानी है और बड़े शौक से। अब भिंडी मैंने देखा है बच्चों को पसंद होती है, कीमा बच्चों को पसंद होता है, तो मैंने ये ट्राई किया है कि मैंने कीमे के साथ अगर
करेले मंगवा के और उसको बनाओ तो इतना चटपटा बनता है। और अब मेरे बच्चे कीमा करेले बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने खुद चूँकि खाती हूँ तो बच्चे भी साथ में शुरू हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, यही गफलत होती है जो पेरेंट्स कर लेते हैं कि जी आप बाहर का खाना बच्चों को खिला देते हैं। बच्चे ने कहा जी कि मैंने आज दाल नहीं खानी, अम्मा ने कहा ओके शवारमा मंगा दो। बच्चे ने कहा जी मैंने आज फलाना जो है वो वाला सब्जी नहीं खानी, तो अम्मा कहती है अच्छा चलो उसको बर्गर मंगवा दो। बच्चा कुछ तो खाए। अच्छा फिर माँ को कहो कि आप ही ना के तो कहते हैं चले कुछ तो खा रहा है ना मेरा बच्चा, वो चाहे बर्गर ही खा रहा है, खा तो रहा है ना। उनको ये गलती करती है, ये गलती होती है और इवेंचुअली फिर ये हैबिट डेवलप हो जाती है। दूसरा ये कि मदर्स आजकल वर्किंग हैं, फादर्स भी वर्किंग हैं, तो उनको ये इजी लगता है कि जान छुड़ाओ 200-300 रुपए दे दो, बच्चा कुछ खा तो रहा है, और उस चक्कर में उनको अनहेल्दी फूड खाने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, और इवेंचुअली फिर वो रोटी और चावल जो कि हमारे बेसिक स्टेपल डाइट है वो नहीं खाता, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। अब मेरे पास पहले बच्चे नहीं आते थे क्लिनिक्स के अंदर जिनको हार्मोनल इश्यूज होते थे, बच्चियों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होते थे, अब बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है। द रीज़न बीइंग कि वो इतना बर्गर्स और पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक खा लेते हैं कि अब बच्चों के जब टेस्ट कराते हैं तो उनमें डायबिटीज़ आने लग गई। ये पहले नहीं आती थी, बड़ों में होती थी। तो वो इसी वजह से, क्योंकि उनको दाल रोटी सब्ज़ी चावल ये खाने की आदत नहीं है, और ऐप्स इतनी निकल आई हैं मोबाइल्स पे, एक जितनी देर में सालन सब्ज़ी बनेगा 1 मिनट में तो खाना आ जाता है और वो बहुत कन्वीनियंट लगता है सबको, और वो होता भी, और पैकेट की चीज़ें बच्चों को बहुत मज़े की लगती हैं। तो आपने उसका एक दिन बना लें कि ठीक है बेटा, और बच्चों को इनकॉर्पोरेट करें, अपने साथ किचन में लेके जाएं, ये खीरा तुम काटो, अच्छा मैंगो तुम बनाओ, बच्चे से बहुत खुश होते हैं। हम बच्चों को बहुत दूर कर देते हैं कि जाओ ठीक है वहाँ बाहर निकलो, कहते हैं कि ये भी बच्चा ना इसका काम नहीं है, बच्चा है, नहीं बाहर जाओ मैं कर लूंगी, नहीं, बच्चों को आपने अपने साथ लगाना है। और एक पूरी चार्ट बनाए, मंडे को तुम्हारी पसंद का बनेगा, ट्यूसडे को तुम्हारी बहन का, वेडनेसडे मेरा दिन है, थर्सडे पापा का दिन है, और सैटरडे हम लोग सब बाहर जाके खाएंगे या तुम्हारी पसंद का बनवाएंगे। उससे बच्चा बहुत सेटिस्फाइड रहता है। चलें, ये वो माएँ जो कि परेशान होती ना कि क्या पकाएं क्या खाएं और बच्चों को कैसे खिलाएं, उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा, टीनेजर्स उनके लिए क्या होना चाहिए मील में, क्योंकि इनको जाहिर सी बात है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, हर वक्त पढ़ना, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? अच्छा छोटे बच्चे तो फिर भी काबू आ जाते हैं, टीनेजर्स को काबू करना तो बहुत ही मुश्किल है। इनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, मोबाइल इनके पास फ़ौरन है, ऐप्स इनको ज़्यादा पता है, और उनको कुछ भी कहो तो मम्मा आपके ज़माने में ये सब नहीं होता था, हमें तो बहुत पता है, पराठा और अंडा मतलब हम तो शायद कायदे आज़म के ज़माने से थे तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो टीनेजर्स को तो बहुत मुश्किल हो जाता है काबू करना, लेकिन बात यह है कि इसी एज ग्रुप को काबू करना, कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, और ये माँ बाप का इम्तिहान है। इस एज से वो बच्चे जो निकल गए, उनकी तरबियत खाने के हिसाब से वैसे भी अच्छी हो गई, तो यही आपका इम्तिहान है। तो उसमें यह है कि उनको अपने साथ लेके चलना, बहुत सब्र व तहम्मुल से, पैसे भी ध्यान से देना, उन पर नज़र रखना। खिलाओ सोने का निवाला बट देखो शेर की नज़र से। आपने उनको की भी सब चीज़ें दी। मेरे बेटे को जो है वो चटपटी चीज़ें बहुत पसंद हैं, और बेटी को बिरयानी पसंद है, दोनों टीन एज ग्रुप में हैं। तो उसकी पसंद की हमने दिन रखा हुआ है, थर्सडे का बिरयानी का और फ्राइडे का बेटे का रखा हुआ है। जो छोटी है वो बहुत छोटी है तो उसका सैटरडे रखा हुआ है, तो सबको साथ लेके चलें। और संडे जो है वो फैमिली डे है, हम सब चले जाते हैं ताकि सब खुश रहें। और इनकी इतनी ही पॉकेट मनी हम देते हैं। बीच में बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से हो गया था कि हर वक्त जो है ना बच्चे घर में बैठे हुए और कुछ ना कुछ आ रहा है, तो उसकी वजह से वेट भी पुट ऑन हो रहे थे, क्योंकि एक्सरसाइज, आपने बच्चों को एक्सरसाइज ज़रूर करना। और डॉक्टर साहबा यही एज होती है जब बच्चा वेट भी गेन कर लेता है, और फिर यही एज होती है जिसमें माएँ नज़रअंदाज करती हैं और उस वेट को कहती हैं कि मेरा बच्चा तो मोटर हेल्दी लग रहा है। वो हेल्दी नहीं होता, बाद में परेशानी होती है। यस, वो काउच पोटैटो बेबी बन जाता है। एग्जैक्टली। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। वेलकम बैक वंस अगेन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर खुर्रम के साथ। आपकी स्किन के क्या क्या मसले हैं? अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पे हम बात करते हैं, स्पेशली स्किन से रिलेट की। जी पिगमेंटेशन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, काली हो गई स्किन, लेकिन एक ऐसा मसला है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, वो बीमारी है स्किन की रोज़ेशिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे आपकी जल्द पर होता है लाल लाल से धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर ये चेहरे और आंखों को मुतासर करती है, बट ये कभी कभी आपकी पूरी बॉडी से मुतासर होना शुरू हो जाती है।
सो खुरम मेरे साथ है, मैं उनसे जानूंगी। खुरम, अच्छा मुझे बताएं सबसे पहले तो ये बीमारी होती क्यों है? अच्छा, जैसे यंगस्टर्स में आप देखें ना, बहुत कम उम्र में एक्नी होती है, टीनेजर्स में। अच्छा, थोड़े से बड़े होते हैं, आप 20s में होते हैं, 24, 25, 30, 35, 40, ये उसी की एक फॉर्म होती है रोजेशिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, रोजेशिया जैसे नाम से जाहिर है, रोज की तरह बिल्कुल लाल लाल। अच्छा, एक लड़की मेरे पास बिल्कुल 20s में थी, वो उसकी नाक का शेप खराब हो जाता है। ओह गॉड। वो राइनोफाइमा कहलाता है, जैसे राइनोसॉर्स नहीं होते उनकी तरह नाक हो जाती है, ठीक है। और पूरा चेहरा शदीद लाल होता है और आपको एक्नी की एक सीवियर फॉर्म होती है। धूप में जाते हैं, किचन में लड़कियां खड़ी होती हैं तो चीखें निकल जाती हैं, लाइक आपको जलन होती है और लगता है आपके पूरे चेहरे पे ना आपकी वेसल्स बड़ी क्लियर होती हैं, वाज़े होती हैं, आपके चेहरे पे खूब फ्लैश होता है खून का, और जल्द पतली हो जाती है। और लड़कियां क्या करती हैं, वही 4 चीजें मिला के, वो जो 3-4 लड़कियों के नाम से क्रीमें हैं, ठीक है, और वो और बेटनोवेट मिलाती हैं। बेटनोवेट बहुत अच्छी चीज़ है, मगर जब डॉक्टर आपको बताएं तब करें ना। अपनी वो 4 लड़कियों वाली क्रीमों नाम की मिलाई, ठीक है, उसके साथ वो मिलाया बेटनोवेट, और कोई अच्छा सा कोई उन्होंने ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया और पूरे चेहरे पे लगा लिया। गॉड, ये तो और आपकी स्किन खराब कर देता है भाई, जी, क्योंकि जाहिर है ब्लीचिंग पाउडर आप किसी भी कंपनी का लें, उसमें केमिकल ऐसे स्किन पे केमिकल लगना तो स्किन को और डैमेज कर रहा है। अच्छा, तो मुझे बताएं इसका ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, एक तो बड़ी जरूरी चीज है कि एंटीबायोटिक आपको लेने डॉक्टर के मशवरे से, ठीक है। जितना छपाके मारे ना, स्प्लैश करें ठंडे पानी के। अच्छा, और एक तो आप मिर्चें कम खाएंगे, गोश्त कम खाएंगे, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो थोड़ा छोड़ देंगे, पानी ज्यादा पीना है। अच्छा, और जो लोग चाय कॉफी के बड़े शौकीन होते हैं, चॉकलेट के, वो कम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि चेहरे को ना बिल्कुल आप जैसे लड़कियां जो हैं थोड़ा सा मेकअप से थोड़ा सा दूर रहेंगी कुछ देर के। बल्कि मैं तो ये कहूंगी आप मेकअप करें ही ना, लाइक आप 1-2 हफ्ते अपनी स्किन छोड़ दें, आप मेकअप ना करें, बिकॉज मेकअप में भी केमिकल होता है। आपकी अच्छी से अच्छी स्किन जो है ना, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। मेकअप देखो ना, आपके जब आप मेकअप करते हैं तो आपके इतनी देर पोर्स आपके बंद रहते हैं। हमसे बेहतर कौन समझ सकता है, ये रोना है हमारा कि पोर्स बंद हो गए, खुल गए, क्या करें भाई। अच्छा, तो इसका क्या आपके पास क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहली चीज तो ये कि एंटीबायोटिक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। एक क्रीम आती है एक्नेल के नाम से, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है, कराची से लेके कश्मीर तक। उसको क्या करना है, आपको मिलेगी वो क्रीम, उसके अंदर क्या होता है, एलोवेरा, पपीते का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, नायसिन एक एंटी बायोटिक होता है टॉपिकल, ठीक है, और उसके साथ हाइड्रा एक्सट्रैक्ट होता है यानी पानी का। चारों चीजें अब भर भर के पूरे चेहरे पे लगाना है। अच्छा, जब आप किचन जाएंगी तो आप क्या करें, एक रोज वाटर की अर्के गुलाब की बोतल अपने पास रखें, स्प्रे करती रहें, ठीक है। और वहां पर भी ना आप जब पसीना आया आप टिश्यू लेके वाइप ऑफ करें। जो लड़कियां पसीना बार बार दुपट्टे से करती है ना, ये एक बड़ा पैटर्न, उससे ये आपका रोजेशिया बहुत फैलता है। और ये पैटर्न ये होता है जो हमारा झाइयों वाला, ये बल्कि आप जब अपने दुपट्टे से अपने बाजू से अपनी स्किन साफ करते हैं, रैश होता है। आप देखो, अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियां कहती हैं कि ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला थोड़ा डार्क हो रहा होता है। चलो, वो तो थ्रेडिंग वैक्सिंग भी होती है, मगर उसके अलावा ये जो बार बार किचन में यूं करती है ना, बेचार एक प्रॉब्लम होती, पता नहीं होता, तो दुपट्टे के अंदर भी सॉल्टेश हो जाता है, तो उससे जाके पूरी स्किन आपकी बर्न होती है। वो केमिकल ही हुआ ना एक तरीके का, वो जाके एक तो ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका पेट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन ना हो। जितना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, एक्नी और रोजेशिया दोनों बहुत बढ़ते हैं। और एक और बड़ी चीज, जो लोग बहुत ज्यादा लेट नाइट खाना खाते हैं ना, कि नहारियां खाएं, कुन्ने खाए, 12-1 बजे टीवी वहीं देखा और वहीं लेट के सो गए, तो वो कहते हैं रीगर्जिटेशन, आपको पूरा वो रिफ्लक्स होता है, जो आपने खाया होता है, तो तेजाबियत इतनी ज्यादा होती है, उससे रोजेशिया बहुत बढ़ता है। तो सोने से कम 3 घंटे पहले, और रात को तो सैलड वैलड खा लें। अच्छा, हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है, अच्छा जैसे गोश्त तो सब खा रहे हैं, ठीक है, मैं किसी को कहता हूँ जी आप कच्ची सब्जियां लगता है मैं कच्चा गोश्त खाने को कहता हूँ, कोई इशू नहीं है, कच्ची सब्जियां समझ में नहीं आती। कच्ची सब्जियां आपके लिए ज्यादा मुफीद है, हमारे पास भी कुछ कच्ची सब्जियां हैं। क्या करने लगे हम इन जी बिल्कुल, देखिए, मैं एक बड़ा इन कच्ची सब्जियों से हम एक होम रेमेडी बना रहे हैं, जो 5 फायदे। एक तो जिन खवातीन के, लड़कियों के, अच्छा खवातीन ही नहीं, लड़कियों की भी बहुत ज्यादा झाइयां आ जाती हैं, ठीक है, उनके लिए है, ठीक है। थोड़ा नेचुरली आप रंग गोरा करना चाहती हैं, उनके लिए है। कॉपी पेंसिल निकाल लें, बड़ी सिंपल चीजें हैं, आप खुद आपको अच्छा खड्डे आ जाते हैं एक्नी के, उनके लिए
हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं उनके लिए, और यंग एज है, लड़कियों की स्किन यंग है मगर थकी थकी और थोड़ा सा सैगिंग हो रही है, उसके लिए फ्रेश। अच्छा, और देखिए जब आप यहाँ जाते हैं ना, ये थाईलैंड और मलेशिया, इन लोगों में लड़कियों को और हर किसी को बड़ा गोरा होने का शौक है, मगर वहाँ 3 चीज़ें बड़ी कॉमन है। एक तो नारियल और पपीता, ठीक है जी। पपीता, अगर उसमें पपीता आपका नेचुरल ब्लीचिंग है, ये वो वाली ब्लीचिंग नहीं है, खराब वाली, अच्छी वाली, ठीक है। आपने क्या किया, एक छोटा पपीता हाफ, ठीक है जी, छिलके समेत, ठीक है। ये हमने, ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश पपीता, और ठीक है थोड़े टुकड़े कर लेंगे कि ब्लेंडर में मसला ना हो जी, बिल्कुल ठीक है जी। ये आपने एक पपीता लिया, पपीता लिया जी, कि फ्रेश पपीता है, और आपने इसको आधा लेके उसके भी 4 हिस्से, 4, बिल्कुल जी, ठीक है, ठीक है, ओके। ये इसको आपने बीज समेत आपने इसको ब्लेंडर में डालना है, बिल्कुल जी, ओके, ठीक है, ठीक है जी। ये चारों हमने पीसेस डाल दिए, बिल्कुल, और उसके बाद जनाब डालेंगे इसके अंदर अरके गुलाब, ओके, रोज वाटर, ये बड़ा ठंडक देगा ना, ठीक है, और आपकी स्किन को एक टोन में करेगा, सही है, ठीक है। साथ में डालेंगे जी, जितना पानी डाला उतना ही आप डालेंगे दूध, फ्रेश मिल्क, फ्रेश मिल्क आप डालेंगे। अच्छा, फ्रेश मिल्क अगर नहीं भी है, इन केस वो कराची में सब बड़े परेशान होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, कोई भी दूध ले, पाउडर वाला दूध भी बना, बिल्कुल। अच्छा, 2 चमचे व्हाइट, अच्छा वैसे तो ये बड़ी बुरी चीज है, ठीक है, चीनी, हाँ जी, बिल्कुल खाएं तो ब्राउन खाएं, इस चीज के लिए बड़ी अच्छी, स्किन के इस चीज के लिए बड़ी अच्छी है, ठीक है जी। 4 चमचे व्हाइट शक्कर, ठीक है जी, 1 2। अच्छा, ये क्या, देखिए मैं साथ साथ बताते जाते बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक तो पपीता जो है वो नेचुरल आपका ब्लीच करेगा, ठीक है, दूध भी आपकी स्किन को दूधिया बनाएगा, ठीक है, अरके गुलाब तो आपको पता है सूदिंग। अच्छा, ये स्क्रब है, ठीक है, ये नेचुरल स्क्रब है, और 2 चीजें और एंड में डालें। अच्छा, ये देखिए, ये होगा, ये आप लेंगे जी ब्रिंजल, ठीक है जी, ये आपको क्या करना है, ये पूरा छोटा एक ये लेके, अच्छा ये क्या करेगा कि आपके खड्डे जो आपके एक्नी के या चेचक के दाग आ जाते हैं ना, उनको ये भरता है, ठीक है जी। एक छोटा आपने बैंगन ले लिया, छोटे साइज का, और फिर आपने उसके भी पीसेस किए हैं जी। अच्छा, उसको वॉश कर लें, छिलका भी उतारना, बिल्कुल जी, उसकी डंडी समेत जो है आपने उसको ब्लेंडर में डालना। ये देखिए, ये जो इसका ताज आ गया ना, ताज समेत इसको डालेंगे, ठीक है, थोड़ा ये सारा पूरा का पूरा बैंगन डालना, बिल्कुल छोटा सा बैंगन जो होगा वो आपने रखना। अच्छा, एक क्रीम पूरे पाकिस्तान में भी अगेन अवेलेबल है, सेल्यूस्लिम जेल, ओके। अच्छा, ये क्या है, लोग परेशान हो कि स्लिम कर देगा, ये क्या करेगा, आपके चेहरे की कंटोरिंग करेगा, ओके। होता ये कि लड़कियां जो है ना, वो रात को नमक ज्यादा खा लिया या चाय पी ले, तो सुबह को एक ब्लोटिंग आपको होती है पेट में, और चेहरा स्वेलिंग हो जाती है, फ्लफी चेहरा हो रहा है ना, उसके लिए है, ठीक है। वैसे तो स्लिमिंग जेल है, मगर आप क्या करेंगे, जितना डालेंगे जितना, तो ये आपने ये जेल भी डालनी है जी, जितना डालना जितना टूथब्रश में टूथपेस्ट 3 दफा, ठीक है, 3 दफा, 1 2 3, ठीक है, बस। अब इसको ब्लेंड करेंगे, बड़ा जबरदस्त सा मिक्सचर है, पूरा हफ्ता आपका खराब नहीं होगा, इसको फ्रिज में रखना है। अच्छा, आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं और पूरा वीक आप यूज कर बिल्कुल सकते हैं। मगर देखिए, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब बना के रखेंगे ना, अब ये नहीं करना हाथ डाल के आप निकाल लेंगे तो फंगस लग जाएगी, चमचा साफ होना चाहिए, मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग नहीं समझते है ना। चलें है ना, छोटा सा कर लेता है। और ये इजीली जब हो जाएगा तो फिर आपने इसको सेव करना है और आप पूरा वीक इसको यूज कर सकते हैं। ये वो जो हम बाहर की क्रीम यूज करते हैं ना, केमिकल वाली जी, ये उसके मुकाबले में बड़ी जबरदस्त, बहुत अच्छी है। ओके, अभी हम इसको और करेंगे क्योंकि प्रोग्राम में। अच्छा, ये पपीता थोड़ा छोटा कर लिया, हाँ, थोड़ा छोटा कर लिया, मुझे बताइए। सही है जी। अच्छा, देखिए ये मिक्सचर इस तरह बनेगा, ये थोड़ा थिक फॉर्म में होगा क्योंकि जब ये पूरा ब्लेंड हो जाएगा, बिल्कुल ब्लेंड थिक होगा। अच्छा, ये जो है आपने लिया कॉटन वूल लेके और पूरे चेहरे पे आप लगा के, पूरा चेहरा, गर्दन, गुद्दी, और ये फेस आपका ये है, ठीक है, ये एंड ये, ठीक है, इस पे लगा के आप 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर जैसे बच्चों के मैल नहीं छुड़ाते,
उस तरह से हल्का हल्का सा स्क्रब कर लें। हाँ, रगड़ना नहीं है। हाँ, रगड़ना नहीं है, लाइट लाइट से स्क्रब कर, और आपके चेहरे का जो मैल है या हाथों का मैल है वो खत्म हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता आपके खड्डे भी कम, चेहरे जो सूजन होती है सुबह को, और एक जो लड़कियों की अंडर बैग्स, वो आई बैग्स, लड़कियां मर्दों के भी हो रहे होते हैं, वो सारे के बिल्कुल इस पे जो है ना वो बड़ा जबरदस्त जो है भैया, आप हम एक सेगमेंट भी करेंगे जो आपके हल्के पड़ जाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके खड्डे खत्म हो जाएंगे कराची की सड़कों की तरह, नहीं लगेगा और उस तरह नहीं होगा जैसे वो पैचेस लग रहे हैं जगह जगह, ठप्पे नहीं, पूरा एक सी बनेगी, एक सी बनेगी और खूबसूरत लगेगा। तो ये जरूर आपने घर में ट्राई करना है भाई, अगर आप चाहते हैं आपका चेहरा फ्रेश लगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश लगे तो अपना इनटेक अच्छा करें, बड़ा जरूरी होता है इनटेक अच्छा होना। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे हम मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।